साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है, जिसको लेकर राजनेता भी सजग दिखाई दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सियासत के शतरंज में अपनी चालों को चलना शुरू कर दिया है। अखिलेश अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। बूथ को मजबूत करने के लिए अखिलेश अलग अलग जिलों के प्रभारियों को बुलाकर चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में दिखाई दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के नगर अध्यक्षों को बैठक के लिए पार्टी कार्यालय पर बुलाया और उनके साथ आज बैठक की है। तो 2024 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय हो चुकी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। आज वही पार्टी कार्यालय पर एक बार फिर से बैठक की गई, जिसमें पूर्वांचल के सभी पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी नई नई रणनीति अपना रही है। इसी के साथ लगातार बैठकों में भी आज एक बार फिर से पार्टी मुख्यालय पर बैठक की गई है। तो बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक बार फिर से बैठक की गई थी। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के सभी पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसमें शामिल हुए थे, जिसमें सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नई नई रणनीति बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, समाजवादी पार्टी आज एक बार फिर से पार्टी मुख्यालय में बैठक की है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है आज। बिल्कुल, आप बता दें समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर अखिलेश यादव की अगुवाई में आज पूर्वांचल के तमाम नगर अध्यक्ष एवं तमाम पदाधिकारियों की बैठक की गई है। आज अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव की अगुवाई में 2 बैठक की गई है। पहली बैठक आजमगढ़ के 10 विधायक, आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर में जो 10 विधायक आते हैं, उन 10 विधायक के साथ कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव ने गुरु मंत्र देते हुए और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के तमाम नगर अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ आज बैठक में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम अभियान है उसको लेकर तमाम जानकारियों को साझा किए। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर में सपा की जन जागरण यात्रा की शुरुआत हरदोई, सीतापुर में और लखीमपुर खीरी में हो गई है। हरदोई में जल्द ही कहीं ना कहीं जन जागरण यात्रा होगी। सीतापुर लखीमपुर खीरी में संपन्न हो चुकी है। उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी का ये जन जागरण का रथ पूर्वांचल में प्रवेश करेगा। उससे ठीक पहले पदाधिकारियों से कहां रथ को लेकर जाना है, किन बूथों पर हम कमजोर है वहां पर कार्यक्रम रखना है, इन सभी मुद्दों पर अब अखिलेश यादव चर्चा करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ आम जनता के बीच समाजवादी पार्टी के विकास कार्य को, समाजवादी पार्टी के विचारधारा को कहीं ना कहीं मजबूती से रखने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बताएं कि सपा 2022 के विधानसभा चुनाव से ही जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का एक बेड़ा उठाई है। उसी क्रम में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो लगातार निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मुद्दों पर आम जनता से बात करें। और तीसरी बड़ी बैठक के अंदर में तीसरी बड़ी बात ये निकल के आई है कि मतदाता सूची के अंदर में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसे कहीं ना कहीं शिकायत आई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास कि मतदाता सूची से तमाम वोटर्स के नाम गायब कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी इसको ग्राउंड लेवल से मजबूत करके और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आप मतदाता सूची पर नजर रखें और तमाम बूथों पर मतदाता सूची के जानकारों को कहीं ना कहीं दायित्व भी जल्द ही दिया जाएगा सपा के द्वारा। नंदनी, देखिए, समाजवादी पार्टी कहा जा रहा है कि अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है, वो फूक फूक कर कदम रख रही है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब प्रत्याशियों की लिस्ट जो है, भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जब आ जाएगी तभी अब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अस्वस्थ करते हुए नजर आए हैं। तमाम बयान ऐसे आए हैं जिसमें साफ तौर से समाजवादी पार्टी के
जो टिकटों का बंटवारा होगा वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब नामों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी अपनी चाल चलते हुए नजर आएगी। तो इससे साफ है कि 2024 के चुनाव को तमाम नेता और तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का चुनाव काफी ऐतिहासिक होगा और काफी तमाम दलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती का विषय है, क्योंकि देखा जाए तो पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी को कड़ा चुनौती मिलते हुए नजर आ रहा है। मगर बीजेपी जो कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है और तमाम एक अभियान खत्म होता है उसके ठीक बाद 2 अभियान तैयार रहते हैं, तो विपक्षी दलों के लिए चुनौती है और साथ ही विपक्षी दलों की एकता कैसी रहती है। अभी अगर चुनाव में लेकिन विभांशु, पीडीए और लोक जन जागरण यात्रा से लेकर तमाम तरह की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को वो जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सपा का चुनावी फार्मूला कहीं ना कहीं मुलायम, माफ करिएगा, मुस्लिम और यादव फैक्टर, MY फैक्टर के तहत चुनाव में आती थी। मगर इस बार अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया बीते दिन से कहा गया कि एनडीए को जवाब देगा पीडीए, यानी कि अखिलेश यादव ने ट्वीट में पूरी जानकारी दी कि पीडीए का फुल फॉर्म होगा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इन तीनों को लेकर सपा आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा की आंख कहीं ना कहीं खुली है और अपनी सक्रियता से लोकसभा चुनाव को एक बेहतर नतीजे तक पहुंचाना चाहती है। मगर बात तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी नई रणनीति बना रही है। वहीं आज पार्टी मुख्यालय पर एक बार फिर से बैठक की गई थी, जिसमें पूर्वांचल के सभी 10 पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक की गई है। तो समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। लोक जन जागरण यात्रा के साथ तमाम बैठकें भी कर रही है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। मायावती ने इस बार दागी नेताओं को टिकट न देने का फैसला किया है। लखनऊ में बीएसपी नेताओं की मीटिंग में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। बता दें कि सभी पार्टियां जिला और मंडल स्तर की बैठकें कर रही हैं। इसी कड़ी में बसपा ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट न देने का ऐलान किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बसपा का बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक बसपा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी। इस बार बसपा के कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में लगे हुए हैं। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। सही समीकरण के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। बसपा के मुताबिक बहुजन समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। बसपा दलित मुस्लिम समीकरण पर ही विचार करेगी। साथ ही अन्य समीकरणों पर भी पार्टी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। तो सभी पार्टियों के साथ अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी तैयार है। देख रहे हैं 2024 मिशन को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है बसपा की तरफ से भी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुके हैं। सुहानी, बसपा की रणनीति में अब एक नया और रणनीति बनाई गई है कि गैर विवादित लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जी नन्नी, आपको बता दें कि 2024 चुनाव लोकसभा आने वाला है। इसे लेकर हमारे यहाँ की सभी पार्टियां जो है वो पूरी तरह से मैदान में अपनी अलग अलग रणनीतियों को लेकर उतर चुकी है और तमाम अपनी अपनी जनता के सामने अपने अपने जो वादे हैं वो भी अब अपने जनता के सामने पूरा करते हुए और उनको वादा करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इसमें बसपा भी पीछे नहीं रही है। बसपा इस बार पूरी तरह से जो है एकला चलो अकेले इस बार मैदान में उतरने वाली है और विधानसभा में जो भी उनसे गलतियाँ हुई है वो दोहराना नहीं चाहती है। इसमें बता दें कि सुप्रीमो मायावती जो है पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की खुद ही प्रशिक्षण कर रही हैं और तमाम जो रणनीतियां हैं वो भी कर रही हैं। वही बताते चले नन्नी आपको कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो बसपा है वो गांव चलो अभियान का भी लेकर पूरी तरह से शुरुआत कर चुकी हैं और वो गांव-गांव जाकर इस अभियान को करेंगे और अपनी जनता से संवाद भी करेंगे। यही बात करें तो इस बार फिर से जो मायावती सुप्रीमो हैं वो लगातार इसमें जो है बैठकें कर रही हैं और इसमें बैठकें करके उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी दागी नेता होगा, आपराधिक नेता होंगे,
होंगे उन्हें हम इस बार टिकट नहीं देंगे। इस बार हम प्रशिक्षित और जो साफ सुथरे जो नेता होंगे उनको हम टिकट देंगे और इस बार जो चुनाव है लोकसभा के वो हम इस बार अकेले ना ही किसी गठबंधन के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार जो मायावती है वो पूरी तरह से तैयारियों में है। वो नहीं चाहती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कोई गलती हो, क्योंकि आपने निकाय चुनाव में भी देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखा किस तरह से जो है मायावती जो है किसी अपनी खाता भी नहीं खोल पाई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको हार से एक सबक मिला है और इस बार पूरी तैयारियों में की जुट गई हैं। वही बात करें तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को लेकर मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं और नई नई रणनीति बना रही हैं, गैर विवादित लोगों को तो पार्टी में सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, तो कितना लग रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब एक्टिव हो चुकी है तो अन्य पार्टियों को भी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। जी बता दें आपको नंदिनी की बसपा जो है कहीं ना कहीं जो उनकी जो आपने देखा किस तरह से उनका जो 5 साल तक उनका शासन था तो तगड़ा था। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बहुत सुधार भी हुआ था और फिर जो मायावती है जो लोकसभा चुनाव में अपना सरकार उत्तर प्रदेश में लाना चाह रही है और इसे लेकर पूरी तरह से जोर तोड़ से तैयारियां भी करी। उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भी पूरी तरह से जो नेताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में है जो अच्छा काम हुआ है और उसे देख कर ही उन्हें नेता को जो टिकट दिया जाएगा। तो इस बार जो बसपा है वो पूरी तरह से तैयारियों में है और इस बार अपनी जो चुनाव के लिए अलग अलग रणनीति ला रही है, गांव चलो अभियान लेके आ रही है और साथ ही दलित और मुस्लिमों को भी लेकर देख रही है और अपनी पुरानी जो रणनीति है उस पर भी इस बार काम करने के लिए पूरी तरह से जो है बसपा तैयार है। तो ये कहा जा रहा है कि जो मायावती है वो गाँव चलो अभियान को लेकर पूरी तरह से सजग है और वो गाँव गाँव जाकर अपनी जो कार्यकर्ता है उनसे भी संवाद करेंगी और लगातार बैठकें जो करती आ रही हैं। जी नंदिनी। जी सुहानी, देखिए बसपा के इस जो नई रणनीति अपना रही है इसी के साथ उसका एक कोर वोट बैंक था जो है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए दलित और मुस्लिम कहीं ना कहीं वो अब छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना इस तरीके से बसपा के लिए अपनी तैयारियों को जुटने में और अपने कोर वोटर बैंक को वापस लाने में कितनी और तैयारियां करनी पड़ेगी? नन्ही आपको बता दें कि इस बार तो मुसलमानों को और दलितों को लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है अपनी वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। बात करें बसपा की, बात करें बीजेपी की और चाहे वो सपा की, तो सभी जो है मुसलमानों की तरफ और बढ़ रहे हैं। वही इस बार मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सपा की तरफ से भी आपने देखा किस तरह से निकाय चुनाव में कि साफ दिख गया कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी से जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बसपा है वो अपनी मुसलमानों और दलित वोटों को लेकर इस बार पूरी तरह से रणनीति तैयार है क्योंकि उनका हिसाब पे कहना है कि पुराने जो उनकी रणनीति है वो लेकर उतर रही है। उनका ये भी कहना है कि हमारा वोट हमारा अधिकार। तो इस तरह से उनका तमाम जो एक नारा भी है उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव जो है पूरी तरह से इस बार बीजेपी को हराने के लिए वो पूरी से तैयारी करें। वही बात करें इस बार जो है 23 जून को जो पटना में बैठकें हुई थी उस विपक्ष पार्टी में जो मायावती है खुद को अलग कर ली। उनका साफ तौर पर कहना है कि एकला चलो के माध्यम से हम इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे और पूरी रणनीति के साथ इस बार तैयारियों में जुट गई हैं। उनका साफ तौर पर उनके जो कार्यकर्ता है वो भी तमाम अपनी जो चीज़ें हैं वो अपनी उनका जो रिपोर्ट कार्ड मांगे रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ही जहाँ जहाँ पे सही और जहाँ पे अच्छे काम किए हैं उनके कार्यकर्ता वहीं पे जो सुप्रीमो मायावती हैं वो टिकट देने के लिए इस बार राजी हैं और इस पर उनके कोऑर्डिनेटर भी है वो पूरी तरह से प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। तो देखा जाएगा कि इस बार दलित और मुस्लिमों का जो इस बार रणनीति लेकर चल रही है क्या ये लोकसभा चुनाव में मायावती सुप्रीमो जो है वो सफल हो पाती नहीं, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों को लेकर तमाम जो विपक्ष पार्टियां हो या बसपा हो या बीजेपी, ये सभी इस पर सेंध करने के लिए जुटी हुई है। जी नंदिनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस एक्टिव हो चुके हैं। सर कार्यवाह दत्ता का यूपी दौरा है। आज आरएसएस की अवध गोरक्ष की बैठक होगी। 27 जून से लेकर 30 जून तक लखनऊ में डेरा रहेगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस तैयारियों में जुट चुकी है। पूर्वी क्षेत्र के जिला विभाग और प्रांत प्रचारकों की अलग अलग बैठकों और कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकार्यवाह दत्तादे होश बोले डेरा जमाएंगे। बता दें कि 27 जून से 30 जून तक लखनऊ में डेरा रहेगा। दत्तादे होश बोले 27 जून से 30 जून तक आयोजित होने वाली बैठकों और कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की कवायद को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस भी एक्टिव हो चुकी है। सरकारेवाद दत्तात्रेय होस बोले कि अगुवाई में बैठक की जाएगी। 27 से 30 जून तक बड़ी बैठक की जाएगी। यूपी में बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा मिशन की तैयारियों को लेकर यूपी में बड़ी बैठक की जाएगी आरएसएस की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आरएसएस भी अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ये बिल्कुल चुनाव महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आरएसएस की लगातार गतिविधि चल रही है। अभी जिस तरह से सरकार में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि चूंकि यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई, 6 कर्नाटक चुनाव हारे हैं, तो क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है और जो विचारधारा है उसको लेकर चलना बहुत जरूरी है। उसको लेकर यहाँ पर सरकार में दत्तात्रेय यहाँ पर पूर्व की बैठकें करेंगे और ये बैठकों का दौर 27 से 30 जून तक जारी रहेगा। इस बैठक में अगर बात करें तो अवध, गोरखपुर और काशी और कानपुर प्रांत की यहाँ बैठकों का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा अभी हमने हाल में देखा है कि जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर तमाम जो नाम है वो बदले गए हैं, विचारक बदले गए हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि नए लोग आए, नई टीम आई है, तो यहाँ पर उन टीमों को जो यहाँ पर निर्देशन की बात है, चाहे उनको उत्साह फूकने की बात है, चाहे विचारधारा कैसे रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि इस समय जो आरएसएस है वो अपना शताब्दी स्थापना समारोह बनाने जा रहा है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर दोहरी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर अपने आप को जीवन करने से लेकर विचारधारा को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने को लेकर और जो नए प्रचारक साथ में आए, जो नए जिला स्तर पर जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको रणनीति बनाने को लेकर यहाँ पर 27 जून तक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। नंदिनी, देखिए, वहीं पर जो आरएसएस से जुड़े अल्पसंख्यक हैं उन्होंने यूसीसी को लेकर समर्थन भी दिया है और वहीं आरएसएस ने बीजेपी को बड़ी नसीहत भी दी है कि पार्टी को अब अंदर तरीके से अंदरूनी मजबूती देनी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है जो आरएसएस जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सिविल को लेकर जो बात कह रहा है वो लगातार समर्थन की बात कह रहा है और ये भी कहा गया, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो प्रमुख हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम वर्ग समझ रहा है कि ये जो नीति है बहुत बेहतर है, पर इसका जो प्रचार है वो बहुत आवश्यक है। उसको लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में एक अभियान चलाएगा जिसको लेकर तैयारी भी चल रही है और मुस्लिम वर्ग को बताया जाएगा कि जो कॉमन सिविल कोड है ये उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, बेहतर है, आप पहल है और चूंकि बीजेपी के एजेंडे में शामिल है तो इसका लाभ और जो इसकी जो व्याख्या है वो भी यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच करता नजर आएगा। और भाई जो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अंदरूनी यहाँ पर मजबूती जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान जब अंदरूनी कहीं कमजोरी रही है तो उसका नुकसान यहाँ बीजेपी को कर्नाटक हार के साथ निभाना पड़ा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो बता दें कि आरएसएस की लगातार अब लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की जाएगी। 27 से लेकर 30 जून तक बैठक होगी। तो आरएसएस का मिशन 2024 को लेकर लगातार बैठक की जाएगी। 27 जून से लेकर 30 जून तक यूपी में बैठक होगी। यूपी में आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक कई व्यापारियों की जान खलक में आ चुकी है। लखनऊ के बिल्डर सराफा कारोबारियों के यहाँ आईटी ने अपना डेरा जमा रखा है। लखनऊ में अमीनाबाद के ज्वेलर्स ऋषि खन्ना और कानपुर के राधा मोहन के करीबी पर छापेमारी चल रही है। सीज किए गए नकदी और सोने चांदी के अब तक आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पाए। अंदर खाने से बात जरूर उठ रही है कि टीम को कई करोड़ों के हेरफेर के सबूत मिले हैं। तो इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है कानपुर से लेकर लखनऊ तक। वहीं पर कानपुर के अमीनाबाद में कई व्यापारियों और शराफा के वहां छापेमारी की गई है। तो आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। बता दें कि कानपुर से लेकर लखनऊ तक आईटी की छापेमारी चल रही है। वहीं पर लखनऊ के अमीनाबाद में कई ज्वेलर्स और कारोबारियों के वहां पर छापेमारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है करोड़ों का हेरफेर के सबूत मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर, कानपुर से लेकर लखनऊ तक आईटी की छापेमारी चल रही है, वहीं अमीनाबाद में कई कारोबारियों और शराफा के वहां पर छापेमारी चल रही है अभी तक।
जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, गुरुवार को ये छापेमारी शुरुआत हुई थी। इसमें आईटी की तमाम टीमें पहुंची थी, जो अमीनाबाद चौक और ये बता दूं, छापेमारी लखनऊ, कानपुर, एनसीआर समेत तमाम जिलों पर पड़ी थी और एक साथ पड़ी थी। उसके बाद से लगातार जो है ये खबरें सामने आ रही थी कि जिस तरह से 2000 के नोटों को खपाया जा रहा है गहनों के रूप में और कच्चे पर्चों के रूप में गहने बेचे जा रहे हैं, उस खबर को लेकर आईटी की छापेमारी हुई थी और आईटी की ये छापेमारी तकरीबन 4 दिन चली। उसके बाद से कई ऐसे पहलू सामने आए। कानपुर के बड़े कारोबारी हैं पुरुषोत्तम दास, उनका भी नाम सामने आया। उनकी गाड़ियों से कई किलो सोना भी बरामद होता है। उसके बाद से लखनऊ के बड़े कारोबारी हैं, चौक में सर्राफा व्यापारी हैं, अनुज अग्रवाल, उनका भी नाम सामने आता है। उनके ठिकानों पर कई छापेमारी की घटना को अंजाम दिया जाता है आईटी द्वारा। और आईटी के रेड में उसमें ऐसे तमाम कागजात मिलते हैं जो कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो टैक्स चोरी को लेकर थे। जो टैक्स चोरी को लेकर जो कागजात थे उसको आईटी ने जब्त कर लिया है और तमाम कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल मुझे लगता है कि छापेमारी और भी चलने वाली, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ के प्रतिष्ठित बिल्डर हैं, अमरावती बिल्डर, उनके वहाँ भी आज तकरीबन रविवार देर रात को छापेमारी पड़ी है और अब तक छापेमारी जारी है। इसमें तकरीबन शुरुआत की बात करूं तो 6.5 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, क्योंकि ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर अमरावती बिल्डर्स का नाम कई दिनों से सामने आ रहा था। और इसमें बता दूं कि कई सफ़ेद पोस्ट नेता भी शामिल थे और उनका नाम जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा था। यूपी से लेकर महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हैं, अमरावती बिल्डर्स में नाम शामिल था। तो कुल मिला के देखिए, एक चुनाव का दौर भी आ रहा है, चुनाव का समय भी आ रहा है और कहीं ना कहीं देखिए, अगर बात करूंगा तो चुनाव से इसे ना ही जोड़ा जाए तो बेहतर है। आईटी है वो स्वतंत्र कंपनी है और स्वतंत्र विभाग है, वो अपने हिसाब से काम करता है, सूचना हिसाब से काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी मामले सामने आ रहे हैं, जो भी छापेमारी सामने आ रही है, उसमें ये तो साफ है कि कई बड़े सफ़ेद पोस्ट जाहिर सी बात है सम्मिलित हैं और कई और बड़े लोगों का नाम भी आने वाला है और कई कागजात भी आईटी ने अपने जब्त करके अपने पास रखे हैं। जी नंदन जी। सागर, जिस तरीके से आपने बताया कि 5 दिन से आईटी की लगातार छापेमारी चल रही है, तो और किन किन जगहों पर छापेमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाज़ियाबाद के अलावा भी और भी ज़िले हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया और जितने भी जो मंडल हैं, मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि देखिए अभी आपको बात करूँ आजमगढ़ की और चाहे गाज़ीपुर की, यहाँ पर भी आईटी की छापेमारी पड़ी। वहाँ पर भी तमाम ऐसे सबूत मिले, चाहे अतीक अहमद को लेकर हो, चाहे मुख्तार अंसारी को लेकर हो। तो कुल मिला के देखिए, पूरे प्रदेश भर में आईटी की छापेमारी रेगुलर पड़ रही है और ये शायद किसी को भनक तक नहीं लगती, क्योंकि छापेमारी का जो घटना देने का जो अंजाम का तरीका है, वो केवल जो स्टाफ के कर्मी हैं उन्हीं को पता रहता है और बखूबी तौर पे वो सब बेहतर तरीके से निभाते भी हैं। और कई काले कारनामे भी सामने आए, जैसे ज़मीनों की खरीद फरोख्त, कब्जा करके ज़मीनों को अपने नाम करना, ब्लैक मनी को किस तरह से खपाना और हवाला का जो पैसा आता है किस तरह से खपाना, किस तरह से किस जगह पे आपका फॉरवर्ड करना। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत बड़ी छापेमारी अब मुझे लगता है कि लगातार होने वाली है, क्योंकि आईटी पूरी तरह से सतर्क होगी। क्योंकि सब जाहिर सी बात है, अब एक तरफ एक मार्केट में ये भी हलचल चल रही कि 2000 नोट है, उसको खपाने की भी जद्दोजहद लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चौक की बात करूं तो चौक में जब आईटी की टीम ने छापेमारी करी तो यहाँ पे उन्हें कच्ची पर्ची भी बरामद हुई, जिससे उन्होंने जो है कई सराफा व्यापारियों ने गहने भी बेचे, सोने भी बेचे, चांदी भी बेचे। तो कई संदूकों में आईटी की टीम जो है सोने को ले गई, चांदी को ले गई, तमाम जो आभूषण उनको ले गई और कागजात भी ले गई है। तो फिलहाल ये लगता है कि उन सब जांच का विषय बनता है। उन सब के बाद, जांच के बाद ये सब सामने निकल कर आएगा कि कौन कौन लोग दोषी हैं और कितनों ने कितना टैक्स चुराया और कितना सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह कर रखा है। जी सागर, अगर बात करें अमीनाबाद में, तो जिस तरीके से छापेमारी की गई है, व्यापारी और सराफों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि कई जो व्यापारी हैं, सराफा, अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं, दस्तावेज को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जाहिर सी बात है नंदनी, जब छापेमारी पड़ेगी तो आसपास के लोग, आसपास के जो बगल के लोग हैं, सराफा व्यापारी, वो भी सतर्क हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ तक बात करूँगा सराफा व्यापारियों की छापेमारी की, उसके ऊपर सराफा व्यापारी को यहाँ छापेमारी पड़ी, उनके घर पर पड़ी, उनके प्रतिष्ठानों पर पड़ी, उनके जो भी अवैध तरीके से फ्लैट जो उन्होंने अर्जित किए तो उन पर पड़ी। तो कुल मिला के देखा जाए, जो आसपास के लोग थे वो भी सतर्क हो गए। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर था कि आईटी की अगर छापेमारी उन पर पड़ जाती है या फिर उनके घर पे पड़ती है, दबिश दी जाती है, तो उनके भी काले कारनामे सामने आ सकते हैं। तो इस वजह से ये डर भी मान सकते हैं कि आईटी का डर या फिर छापेमारी का डर या फिर बदनामी का डर या फिर उनके द्वारा जो भी टैक्स चोरी की है पूरी घटना को सामने लाने का डर। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो आसपास के लोग हैं
चाहे अमीनाबाद के हों चाहे चौक के हों। देखिए चौक का जो मामला है, चौक पुराना क्षेत्र है, पुराना लखनऊ क्षेत्र है और सबसे बड़ा सराफा व्यापार यहीं पर है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी छापेमारी की और अमीनाबाद तक पहुंची। उसके बाद कानपुर से तार जोड़े गए लखनऊ के चौक सराफा व्यापारी के। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा मामला साबित हो रहा है और मुझे लगता है कि नंदनी इसमें कई लोग, बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कई ऐसे मान के चलिए ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका नाम अब तक सामने नहीं आया। और आईटी पूरी कोशिश करेगी कि अब तक जो लोगों के नाम छुपे रहे हैं, जिन्होंने टैक्स चोरी की, उनके नाम सामने आए और घटना का बहुत जल्द खुलासा हो सके। जी नंदिनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो बता दें कि लगातार लखनऊ और कानपुर में आईटी की छापेमारी चल रही है, जिसमें कई सराफा और व्यापारियों की वहां छापेमारी हो रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।